मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। चलिए समय को बर्बाद न करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिया के बारे में। क्रिया क्या है? हम लोगों ने विकारी शब्द पढ़ा है। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आज हम लोग इसी में क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया क्या है? क्रिया सामान्य रूप से तो हम सभी जानते हैं कि जितने भी तरह के कार्य होते हैं, जो भी कार्य किए जाते हैं, वो सभी क्रिया है। इसके आगे इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे धातु क्या है, धातु कितने प्रकार की होती है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, यौगिक क्रिया क्या है, नाम धातु क्या है, अकर्मक क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया क्या है और मूल क्रिया, यौगिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, इन सभी के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग फिर से। क्रिया क्या है? क्रिया जो है एक सार्थक शब्द के 8 भेद होते हैं, जिसमें एक जो है वो क्रिया भी है। विकारी शब्द 4 प्रकार का होता है, जिसमें एक क्रिया है। एक बात ये जान लीजिए कि बिना क्रिया के जो है वो वाक्य अधूरा है। जब तक हम क्रिया नहीं करेंगे तब तक वाक्य अधूरा है। इस संसार में जितना भी हम काम करते हैं, जो कुछ करते हैं, हंसना, बोलना, खेलना, चलना, उतरना, चढ़ना, पढ़ना, सारे शब्द जो है वो क्रिया है। और बिना क्रिया के कर्ता बेकार है। कर्ता तो कार्य करेगा तब न वाक्य पूरा होगा हमारा। ठीक है, तब चलिए आगे देखते हैं क्रिया क्या है। जिन शब्दों से किसी कार्य का क्या पाया जाता है? करना या होना। किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का शाब्दिक अर्थ ही है कार्य को करना। क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? कार्य करना। ठीक है, अब इसमें देखें कि क्रिया की परिभाषा होती है कि जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। अब आगे चलते हैं। धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप ही धातु है। जिस मूल रूप शब्द से क्रिया कार्य करती है या क्रिया का बोध होता है, उसे ही क्रिया धातु कहते हैं। देखो, ये है धातु। धातु क्या है? धातु है क्रिया का मूल रूप। क्रिया का मूल रूप। देखो, जैसे हम लोगों ने संस्कृत में पढ़ा है कि जब हम रूप पढ़ते हैं तो पठति, पठता, पठन्ति, इस तरह से शब्द पढ़ते हैं। लेकिन धातु क्या लिखी होती है? पठ, है ना। तो इस तरह से जो धातु मूल शब्द, क्रिया का मूल शब्द, जैसे खा, धाव, धाव मतलब दौड़ना, धावती संस्कृत में होता है। तो जो मूल रूप क्रिया का है वही जो है वो धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप जो है वो धातु कहलाता है। जैसे क्या हो गया? अब हिंदी में तो पठ होता नहीं है, हिंदी में पढ़ हो जाएगा। पढ़, खेल, खा, पी, रो, आ, जा, ये सभी जो मूल शब्द हैं, जैसे पढ़ना, खेलना, खेलता, इस तरह हम लोग लिखते हैं। और उसमें से हम जो प्रत्यय जुड़ा है, प्रत्यय हटा दें तो वो मूल रूप हमें मिल जाएगा, और मूल रूप ही धातु होता है। हम देखो धातु कितने प्रकार की होती है। धातु जो है ये 2 प्रकार की होती है। धातु 2 प्रकार की होती है। पहला होता है मूल धातु। पहला है हमारा मूल धातु और दूसरी है यौगिक धातु। पहली है मूल धातु, दूसरी है यौगिक धातु। मूल धातु क्या है? मूल धातु स्वतंत्र होती है। इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा होता है, ये किसी पर निर्भर नहीं होती है। मूल धातु क्या है? ये स्वतंत्र होती है।
स्वतंत्र होती है, किसी पर निर्भर नहीं होती, किसी पर निर्भर नहीं होती, नहीं होती। जैसा कि हमने आपको बताया अभी कि मूल रूप, क्रिया का मूल रूप जो मुख्य है उसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा होगा, वही जो है मूल धातु होगी। और संस्कृत में क्रिया को ही धातु कहते हैं, धातु रूप, और संज्ञा को, रूप को शब्द रूप कहते हैं। तो संस्कृत में शब्द रूप और धातु रूप होता है। मूल धातु क्या होती है? ये स्वतंत्र होती है और किसी पर निर्भर नहीं होती है। अब इसके हम ढेर सारे उदाहरण ये लिख सकते हैं। पढ़, खेल, खा, पी, रो, आ, जा, बैठ, चढ़। यौगिक धातु क्या होती है? ये स्वतंत्र नहीं होती है, प्रत्यय के योग से बनी होती है। क्या होता है? ये प्रत्यय के योग से बनी होती है, प्रत्यय के योग, योग यानी कि जुड़ने पर, योग से बनी होती है, प्रत्यय के योग से बनी होती है और स्वतंत्र नहीं होती। यानी कि जब प्रत्यय जुड़ेगा तभी यौगिक क्रिया, योग का मतलब ये है जोड़ना। तो यौगिक धातु जो है, यौगिक क्रिया है या यौगिक धातु है, तो प्रत्यय के योग से ही बनती है। जब तक उसमें जुड़ाव नहीं होगा तब तक वो यौगिक धातु नहीं होगी। अब यौगिक धातु के 3 प्रकार होते हैं, इसको देखते हैं। मूल धातु तो एक ही है, अब इसके जो है यहाँ पे 3 प्रकार हम देखते हैं। यौगिक धातु के 3 प्रकार होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं इसको हम लोग जानेंगे। देखो, पहला होता है प्रेरणार्थक क्रिया। पहला क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया, या यहाँ पे प्रेरणार्थक धातु भी हम लिख सकते हैं। दूसरा होता है यौगिक क्रिया, दूसरा है यहाँ पे यौगिक क्रिया। यौगिक धातु भी लिख सकते हैं और यौगिक क्रिया भी लिख सकते हैं, क्रिया ही लिखा रहता है अधिकतर। फिर तीसरा क्या है? तीसरा है नाम धातु। नाम धातु ये बहुत आसान है, अभी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी कि नाम धातु, नाम से हम क्या समझते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? इसमें कर्ता कार्य को स्वयं नहीं करता है, बल्कि जिसमें दूसरे से करवाता है। ये जो है अकर्मक और सकर्मक दोनों होती है। ये क्या होती है? अकर्मक और सकर्मक, प्लस नहीं करेंगे, मतलब अकर्मक या सकर्मक दोनों में आएगा एक ही। तो यहाँ आबलिक हम लिखते हैं। अकर्मक और सकर्मक यानी दोनों प्रकार की क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसमें क्या होता है? कर्ता कार्य को स्वयं नहीं करता, कर्ता कार्य को स्वयं नहीं करता, बल्कि वो उस कार्य को दूसरों से करवाता है। कर्ता कार्य को स्वयं नहीं करता, कार्य दूसरों से करवाता है, दूसरों से करवाता है। इसकी ये पहचान है। देखो, हम पूरी परिभाषा केवल बोल रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पे इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि पूरा लिखने में समय जाएगा, और जब मैं बोलूँगी आप वीडियो देखेंगे तो मेरी बात को अच्छे से समझ जाएंगे, और जो मूल पॉइंट है उसका बिल्कुल पिन पॉइंट जैसे कहते हैं, उस तरह से मैंने मुख्य शब्दों को ले करके और उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। तो इसमें क्या होता है? कर्ता कार्य को क्या करता है? स्वयं नहीं करता है और दूसरों से करवाता है। प्रेरणार्थक क्रिया उसी को कहते हैं। इसमें जैसे क्या हो गया कि कर्ता ने कार्य को स्वयं नहीं किया और दूसरों से करवाया। जैसे राम श्याम से सामान मंगवाता है। राम जो है वो क्या कर रहा है? श्याम से सामान को मंगवा रहा है, खुद नहीं ला रहा है। इसमें क्या होता है?
वाना जोड़ दिया जाता है, जैसे पढ़वाना, लिखवाना, खिलवाना। इस तरह के शब्दों को जोड़ करके, प्रत्यय को जोड़ करके मूल क्रिया में प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और दूसरा है आपका यौगिक क्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बना होता है, यानी कि वाक्य में आपको क्रिया एक नहीं बल्कि दो मिल सकती है, दो क्रिया मिलेगी, जैसे चलना, फिरना, उठना, बैठना, रोना, धोना। इस तरह से दो क्रियाएं एक साथ होगी, यौगिक होगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि दो या दो से अधिक धातुओं का योग, दो या दो से अधिक धातुओं का योग होगा, धातुओं का योग। ठीक है, जैसे क्या हो गया, रोना धोना, रोना धोना, चलना फिरना, चलना फिरना, आना जाना, आना जाना। अब इनको हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, कैसे करेंगे। सरिता ने सरला से कहा, क्यों रोना धोना लगा रखा है। रोना धोना अच्छी बात नहीं है, तो रोना धोना शब्द का प्रयोग आया। हमारे स्वास्थ्य के लिए चलना फिरना आवश्यक होता है, यानी कि हम जितना ही चले फिरेंगे उतना ही वो हमारे लिए लाभकारी होगा। हमारे घर मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। तो इस तरह के वाक्य जो होंगे वो यौगिक क्रिया के वाक्य होंगे। नाम धातु क्या होता है। नाम धातु में हम देखते हैं कि नाम धातु जो है ये संज्ञा या सर्वनाम से जो क्रियाएं बनती हैं, संज्ञा या सर्वनाम से बनी क्रियाएं, सर्वनाम से बनती है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम से बनती है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण भी होता है। संज्ञा या विशेषण से, सर्वनाम से तो क्रियाएं कम ही बनती हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर होगा आपका विशेषण। मुख्य रूप से यहाँ पर आपका विशेषण होगा, संज्ञा और विशेषण से बनती है। संज्ञा और विशेषण से बनी क्रियाएं नाम धातु कहलाती हैं। देखिए, नाम शब्द का अर्थ ही होता है संज्ञा। संज्ञा का एक नाम जो है वो नाम भी है। तो इसलिए संज्ञा शब्द के योग से या विशेषण शब्द के योग से जो भी क्रियाएं बनती हैं वो सभी नाम धातु कहलाती हैं। जैसे गाली, गाली एक तरह का संज्ञा है। इससे क्या बना, गरियाना, गरियाना। इसी तरह देखो गरम, गरम क्या है, ये विशेषण है। इससे क्या बना, गरमाना, गरमाना। ठंडा, ठंडा भी विशेषण है। ठंडा से क्या बना, ठंडाना। तो ये संज्ञा और सर्वनाम से के योग से जो भी बनता है, जैसे हाथ, हाथ से हथियाना, लात, लात से लतियाना। तो ये जो है हाथ क्या है, एक संज्ञा है। इससे हमारी क्रिया कौन सी बनी, हथियाना। लात, लात भी संज्ञा है और इससे कौन सी क्रिया बनी, लतियाना। बात, बतियाना। तो ये है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि संज्ञा और सर्वनाम से बनी जो क्रियाएं, संज्ञा और विशेषण से बनी हुई जो क्रियाएं हैं वो सभी नाम धातु कहलाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम क्रिया के और दूसरे भेद पढ़ते हैं। क्रिया के अन्य दो भेद हैं। देखिए, अकर्मक क्रिया
ये तो हमने धातु के भेद पढ़े हैं ना। यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा? धातु के भेद पढ़े। धातु कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से मूल धातु और यौगिक धातु। और यौगिक धातु 3 प्रकार की होती है, प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया और नाम धातु क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता कार्य को स्वयं ना करके दूसरों से करवाता है। यौगिक क्रिया में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बनी होती है। और नाम धातु में क्या है? संज्ञा और विशेषण के योग से बनती है। ये संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है नाम धातु। अब ये तो धातु के प्रकार हम लोगों ने पढ़े। अब हम क्रिया के प्रकार पढ़ते हैं। क्रिया के प्रकार कौन कौन से होते हैं? 2 होते हैं। एक अकर्मक क्रिया होती है और दूसरी स्वकर्मक क्रिया होती है। एक क्या होती है? अकर्मक क्रिया। अब यहाँ पे हम क्रिया के भेद पढ़ रहे हैं। क्रिया के 2 भेद हैं। पहला है अकर्मक क्रिया, अकर्मक, और दूसरी है सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्या है? ये साधारण वाक्य होता है जिसमें जो है वो व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, यानी कि उसमें कर्म का प्रभाव नहीं होता है, कर्ता का प्रभाव होता है। क्या है? कर्ता पर होता है, कर्ता पर व्यापार का प्रभाव पड़ता है। व्यापार का मतलब है कोई यहाँ बिजनेस की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर वाक्य में व्यापार का मतलब है कि वाक्य में जो कहा जा रहा है, कर्ता पर व्यापार का प्रभाव पड़ता है। अब देखो सकर्मक क्रिया में क्या होता है? कर्म पर व्यापार का प्रभाव पड़ता है, व्यापार का प्रभाव पड़ता है, यानी कि ये कर्म प्रधान होता है, पड़ता है। ठीक है। और अकर्मक क्रिया में कर्ता पर व्यापार का प्रभाव पड़ता है। अब इसमें हम वाक्य के माध्यम से समझते हैं कि जैसे कहा गया कि बालक चलता है, बालक चलता है या खाता है। ठीक है, बालक चलता है तो केवल चलता है क्रिया हो गया और बालक कर्ता हो गया। यहाँ कर्म कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर लिखा गया कि बालक सड़क पर चलता है, सड़क पर चलता है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि यहाँ प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। बालक किस पर चलता है? तो वह उत्तर हमको मिल रहा है कि बालक सड़क पर चलता है। जब हम वाक्य में क्या, कौन, किसका से प्रश्न करें और हमें उत्तर मिल जाए, किससे, क्या, कौन, किसका से प्रश्न करें, किसका, किससे, इस तरह के अगर हम प्रश्न करें और उत्तर हमको मिल जाए, प्रश्न का उत्तर मिल जाए, तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है। इसकी ये पहचान है। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया अगर आप नहीं समझ पाते हैं कहीं, तो जो भी वाक्य है उसमें क्या लगाकर आप प्रश्न करें, कौन लगाकर प्रश्न करें, किसका लगाकर प्रश्न करें, अगर उसका उत्तर आपको मिल जाता है तो समझ लीजिए वो सकर्मक क्रिया है, अन्यथा अकर्मक क्रिया है। इसी तरह से और भी बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं। शेर दहाड़ता है, शेर जंगल में दहाड़ता है, बालक खाता है, बालक आम खाता है, वह गेंद खेल रहा है,
गेंद खेल रहा है, वह क्या खेल रहा है? गेंद खेल रहा है, तो सकर्मक क्रिया हो गई। वह खेल रहा है केवल, तो अकर्मक क्रिया हो गई। तो अब मुझे लग रहा है कि अकर्मक और सकर्मक आसानी से आपको समझ में आ गया है। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर पढ़ते हैं। एक होता है पूरक शब्द। तो वाक्य का स्पष्ट करने के लिए जोड़े गए शब्दों को पूरक कहते हैं। वाक्य में कहीं कहीं एक आता है पूरक शब्द। पूरक, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पूरक ये क्या है? वाक्य में शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए जोड़े गए शब्द। करने के लिए जोड़े गए शब्द जो है वो क्या कहलाते हैं? पूरक कहलाते हैं। उन्हें पूरक कहते हैं। जैसे उन्होंने उसे कथाकार बनाया। उन्होंने उसे कथाकार बनाया। कथाकार बनाया। अब यहाँ पर देखो, वाक्य पूरा करने के लिए क्या जोड़ा गया? कथाकार जोड़ा गया। उन्होंने उसे बनाया, अगर केवल वाक्य लिखा जाता तो ये वाक्य अधूरा महसूस होता, अधूरा वाक्य था। उन्होंने उसे बनाया, क्या बनाया, कैसे बनाया, क्या किया, इसका उत्तर हमें नहीं मिल रहा था, लेकिन उन्होंने उसे कथाकार बनाया। तो यहाँ पे एक कथाकार शब्द जो है पूरक का काम कर रहा है, इसलिए इसे पूरक कहते हैं। ऐसे शब्दों को, जैसे मैंने उसे आर्ट सिखाया, मैंने उसे कला सिखाई, मैंने उसे रंगना सिखाया। तो मैंने उसे सिखाया, क्या सिखाया, कहाँ सिखाया, कैसे सिखाया, इसका उत्तर हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन जब मैंने उसे कला बनाना सिखाया, या मैंने उसे पेंटिंग सिखाई, चित्रकला सिखाई, गाना सिखाया, तो वहाँ पे वो ये गाना, चित्रकला, आर्ट, ऐसे शब्द जो हमने जोड़े वो पूरक का काम कर रहे हैं। अब अगला देखो, व्युत्पत्ति के अनुसार जो है वो शब्द भेद कितने तरह के होते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं। व्युत्पत्ति के अनुसार से जो है वो क्रिया कितने प्रकार की होती है? व्युत्पत्ति के अनुसार से क्रिया के भेद। अब हम पढ़ते हैं व्युत्पत्ति के अनुसार से क्रिया के भेद। किसके अनुसार से? व्युत्पत्ति के अनुसार क्रिया के भेद। क्रिया के भेद। व्युत्पत्ति के अनुसार से क्रिया के भेद। व्युत्पत्ति के अनुसार से भी क्रिया जो है वो 3 प्रकार की होती है। व्युत्पत्ति के अनुसार से भी क्रिया जो है वो 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। इसको देखते हैं कि 3 प्रकार कौन कौन सा है। पहला है मूल क्रिया। मूल क्रिया। दूसरा है यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया। और तीसरा है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। तो ये 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। मूल क्रिया, यौगिक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया जो है ये क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया बाद में हम पढ़ते हैं, पहले हम मूल क्रिया जानते हैं। इसमें मूल क्रिया में क्या होगा? आना, जाना, खाना, पीना, ये सारे शब्द ऐसे आना, जाना, खाना, पीना, फिर है लगेगा, है,
हाय, देखिए हाय और हैं में क्या अंतर है? ऐसे तो एक बिंदी का अंतर है अनुस्वार का, लेकिन है एक वचन है और है बहुवचन है। हूँ हम स्वयं के लिए प्रयोग करेंगे और था, थी, थे, इस तरह आदि। इतने ही नहीं है बल्कि आदि। तो ये मूल क्रिया हो गया। और यौगिक क्रिया में क्या होता है? यौगिक में क्या होता है? क्रिया प्लस प्रत्यय, यानी कि प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। इस क्रिया में प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है, जैसे खा लेना, आ जाना, चले जाना, बैठ जाना, पढ़ लेना। ये जो है वो 3 प्रकार से बनती है। कैसे कैसे? जैसे क्रिया के आगे क्रिया लगाकर, ठीक है, क्रिया के आगे क्रिया लगाकर। इसको भी हम देखते हैं कैसे। ये क्या होगा? यौगिक क्रिया। योग का मतलब होता है जोड़ना। जैसे इसमें उदाहरण हम लेते हैं, क्या होगा? खा लेना। जैसे कहा गया कि भोजन खा लेना, दवा खा लेना, आ जाना, मेरे घर आ जाना, आ जाना, चले जाना, मैं आऊँगा तब तुम चले जाना, मेरे आने तक तुम चले जाना, या जब मैं आऊँगा तब तुम मेरे घर आ जाना। तो इस तरह से जो शब्द होते हैं जोड़े जाते हैं। पढ़ाना, लिखाना, ये सभी जो है ये आदि, ये सभी यौगिक क्रियाएं हैं। अब ये 3 प्रकार से कैसे बनती हैं? क्रिया के आगे क्रिया लगाकर बनती। कितने प्रकार से हैं? 3 प्रकार से। 3 प्रकार से बनती हैं। बनती हैं कैसे? पहला है क्रिया के आगे क्रिया लगाकर। क्रिया के आगे क्रिया लगाकर, ठीक। दूसरा क्या है? पहला तो है क्रिया के आगे क्रिया लगाकर। दूसरा है प्रेरणार्थक क्रिया भी कहते हैं, क्रिया के आगे आ, व आदि लगाकर। इसे और क्या दूसरा क्या है? इस क्रिया के आगे क्रिया के आगे या, जैसे पढ़ाया, वा लगाकर। और क्या है? इसे प्रेरणार्थक क्रिया भी कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया भी कहते हैं। क्रिया भी कहते हैं। हम देखिए, हमने धातु में जो यौगिक धातु के भेद पढ़े हैं, उसमें प्रेरणार्थक क्रिया हमने पढ़ा है। तो वही प्रेरणार्थक क्रिया जो है यौगिक क्रिया के प्रकार में भी आता है। और तीसरा क्या है? संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगाकर। संज्ञा या विशेषण, ये हमने क्या पढ़ा है? नाम धातु में पढ़ा है। नाम धातु में क्या है? संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनती है। संज्ञा और विशेषण से बनी। इसमें क्या बनी? इसमें क्या जोड़ा? संज्ञा विशेषण में ना जोड़ दिया। क्या देखकर? से बनी, यानी कि इसमें ना जोड़ दिया। जैसे गरम, तो गरम गरमाना, ठंडा ठंडाना। इसी तरह संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द में भी ना जोड़कर बना गया। क्रिया की अवस्था, प्रत्येक काल में क्रिया की 3 अवस्था होती है। क्रिया की अवस्था भी बाद में हम पढ़ते हैं, पहले इसको हम समझ लेते हैं। 3 प्रकार इसके। 3 प्रकार से यौगिक क्रियाएं बनती हैं। पहला क्रिया के आगे क्रिया लगाकर, उसका उदाहरण ये आपके पास है, खा लेना, आ जाना, चले जाना।
यानी क्रिया के आगे दूसरी क्रिया लगाकर, क्रिया के आगे या वा लगाकर, जैसे पढ़ाना, लिखाना, ना लगा और पढ़वाना, पढ़ाया, इस तरह के शब्द लगाकर, कोई भी प्रत्यय लगाकर, इसे प्रश्नार्थक क्रिया भी कहते हैं। और तीसरा है संज्ञा और विशेषण से बनती है। संज्ञा विशेषण में ना लगा दिया, गरम से गरमाना हो गया, पढ़ाना हो गया, इस तरह के जो शब्द हैं वो संज्ञा और विशेषण से में प्रत्यय लगाकर जब बनाया जाएगा तो यौगिक क्रिया कहलाएगी। अब पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? क्रिया जिस क्रिया का सिद्ध होना दूसरी क्रिया के सिद्ध होने से पहले आता है, यानी जिस क्रिया का सिद्ध होना दूसरी क्रिया के सिद्ध होने से पहले आता है। इसमें क्या होगा? जिस, इसको भी थोड़ा सा समझते हैं, जिस क्रिया का सिद्ध होना दूसरी क्रिया से पहले आता है, दूसरी क्रिया से पहले आता है, पहले आता है। अब देखो इसमें क्या है, वाक्य में दो क्रियाएं हैं, ठीक है, लेकिन सिद्ध होना जो है वो दूसरी क्रिया से पहले आ रहा है। जैसे मैं पढ़कर सोता हूँ, क्या हुआ? मैं पढ़कर सोता हूँ, सोता हूँ। मैं भोजन करके विद्यालय जाता हूँ, भोजन करके विद्यालय जाता हूँ। यानी कि मैं विद्यालय जाता हूँ लेकिन पहले भोजन करता हूँ। यहाँ पे क्या है? मैं सोता हूँ लेकिन पहले पढ़ता हूँ। मैं नहाकर पूजा करता हूँ, या किसी का नाम लिख देते हैं, सौम्य नहाकर पूजा करता है, पूजा करता है, ठीक है। तो क्या करता है? पूजा करता है वो, लेकिन कब करता है? नहा कर करता है, उसके पहले एक कार्य वो कर लेता है। तो यहाँ पर यही है, जिस क्रिया का सिद्ध होना दूसरी क्रिया से पहले आता है, यानी कि जो है वो कर रहा है लेकिन जो कार्य पहले उसने किया है वो कर चुका है, करके तब दूसरा कार्य करता है। तो जहाँ पर इस तरह के वाक्य आएंगे वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होगी। इसमें मुझे लगता है आपके कोई संदेह नहीं होना चाहिए, और संदेह होगा भी नहीं, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। अब देखो आगे पढ़ते हैं क्रिया की अवस्थाएं। क्रिया की अवस्थाएं क्या पढ़ते हैं हम? क्रिया की इसको मैं मिटा के दूसरा बड़ा पढ़ाती हूँ तो ठीक रहेगा। अब हमने क्या पढ़ा? व्युत्पत्ति के अनुसार क्रिया कितने प्रकार की है? व्युत्पत्ति के अनुसार भी क्रिया 3 प्रकार की है, मूल क्रिया, यौगिक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। मूल क्रिया जिसमें मूल क्रिया मुख्य रूप से जैसे आना जाना, खाना पीना। यौगिक क्रिया 3 प्रकार से बनी, कैसे? क्रिया और क्रिया के योग से, और प्रत्यय लगाकर बनी दूसरा, और तीसरा क्या है? संज्ञा या विशेषण के योग से बनी, संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनी। पूर्वकालिक क्रिया क्या है कि यानी कि एक कार्य का सिद्ध होना जो है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। उससे पहले पता चल रहा है कि वो कोई दूसरा कार्य कर रहा था, उसने दूसरा कार्य किया है, ठीक है। अब हम क्रिया की अवस्थाएं पढ़ते हैं। क्रिया की 3 अवस्थाएं, प्रत्येक क्रिया की 3 अवस्थाएं होती हैं। क्रिया की अवस्थाएं, क्रिया की अवस्थाएं, प्रत्येक क्रिया की तीन अवस्थाएं हैं। प्रत्येक क्रिया की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं हैं। पहली है सामान्य अवस्था, दूसरी है विधि अवस्था, और तीसरी है संभाव्य अवस्था।
क्रिया की 3 अवस्थाएं हैं। पहली सामान्य अवस्था, सामान्य अवस्था। दूसरी है विधि अवस्था और तीसरी है संभाव्य अवस्था। संभाव्य यानी कि संभव हो, जो संभाव्य जिसमें संभावना प्रकट करी जाए। सामान्य अवस्था, सामान्य अवस्था में जो है वो सामान्य अवस्था का बोध होता है, किसी विधान पर कोई प्रभाव नहीं है। सामान्य अवस्था का बोध होता है, विधान का निश्चित ज्ञान होता है। जैसे उत्कर्ष आया, प्रिया गई। सामान्य जिसको हम वाक्य में पढ़ते हैं तो साधारण वाक्य, सामान्य क्रिया का बोध होता है। सामान्य क्रिया का बोध होता है, विधान निश्चित होता है। बोध होता है और क्या होता है? विधान निश्चित होता है। विधान निश्चित होता है। जैसे प्रिया गई, प्रिया गई साधारण सा वाक्य है, प्रिया गई। रोहित आया, मैं घर गया, मैं घर गया। माली ने फूल तोड़ा, कार सड़क पर चलती है। ठीक है, ये साधारण वाक्य। विधि में क्या होगा? विधि में जो है आज्ञा, प्रार्थना और प्रश्न के लिए भाव प्रकट होता है। जैसे आज्ञा दी गई, प्रार्थना किया गया या फिर प्रश्न किया गया। इसका मुख्य क्या है? आज्ञा, प्रार्थना और प्रश्न। आज्ञा, प्रार्थना और प्रश्न का भाव होता है या बोध होता है, बोध होता है। जैसे कहा गया बैठ जाओ, तो यहाँ पर क्या हुआ? बैठ जाओ, यानी कि उससे कहा गया कि बैठ जाओ, दरवाज़ा बंद कर दो, खड़े रहो, आगे बढ़ो, यानी कि तुम्हें करना ही करना है। उसके अलावा हे ईश्वर मेरी सहायता करें, ईश्वर से हम विनती कर रहे हैं, कृपया मेरी सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, यानी कि मेरी सहायता कीजिए, विनती किया जा रहा है। यहाँ पे प्रश्न है, क्या तुम कल आओगे? क्या तुम कल आओगे? पूछा गया ना कि क्या तुम कल आओगे, वो कौन है? इस तरह के वाक्य जहाँ पे आएंगे वो वाक्य की अवस्था में विधि अवस्था होगी। और संभाव्य, जिस क्रिया में अनुमान या इच्छा, संदेह आदि का बोध होता है। संभाव्य में क्या है? अनुमान लगाया जाता है। अनुमान और क्या? इच्छा और संदेह, इच्छा और संदेह का बोध होता है, वो संभाव्य अवस्था है। जैसे शायद मैं कल आऊं, शायद मैं कल आऊं,
शायद यानी कि निश्चित नहीं है कि मैं आऊँगा ही, शायद मैं कल आऊँ। शायद वो घर गया होगा, शायद वो घर गया होगा। हो सकता है वो घर गया हो, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं ना, हो सकता है, हो सकता है वह घर गया हो सकता है वो घर गया हो, यानी कि यहाँ पे निश्चित नहीं है, हो सकता है, संभावना है, जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। तो जहाँ पे संदेह की स्थिति हो या फिर इच्छा हो या अनुमान हो, ऐसे वाक्य आए तो वो वाक्य की संभाव्य अवस्था होती है। अब मुझे लग रहा है, लग ही नहीं रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को पसंद आता है तो आप लोग लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं, और साथ ही बेल आइकन दबाना भी मत भूला करिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। चलिए अब नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी।